हेलो नमस्कार सभी को जोहार। झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम लोग खोरठा सब्जेक्ट को लिए हैं। खोरठा सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। खोरठा सब्जेक्ट में हम लोगों ने एक पुस्तक को लिया है आँखी का गीत, जिसमें श्रीनिवास पानोरी जी द्वारा लिखित पुस्तक है आँखें के गीत। इसमें 72 कविताएं हैं और सभी 72 कविताओं के अर्थों को हम लोग जान रहे थे और उसके भावार्थ को समझ रहे थे, सुन रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कविता नंबर 32 तक के भावार्थों को जान लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कविता नंबर 33 से आगे की कविताओं को और उसके भावार्थ को जानेंगे, समझेंगे और उसके भावों को सुनेंगे। श्रीनिवास पानोरी जी अपनी कविता में क्या बता रहे हैं, क्या इस अपने कविता के माध्यम से अपने भाव को किस तरह से रख रहे हैं, उस चीज़ को बताया जाएगा। इसके लिए मॉक टेस्ट भी तैयार किया जा रहा है जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, मतलब एग्ज़ाम में इस कविता से किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे उस क्वेश्चंस को भी तैयार किया जा रहा है। उस तरह के क्वेश्चन से भी मॉक टेस्ट इसका तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ये 72 कविताएं जब खत्म हो जाएगा उसके आगे के वीडियो में उसके मॉक टेस्ट को भी रखा जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फिलहाल अभी इस वीडियो के साथ बने रहें और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कविता नंबर 33 से। कविता नंबर 33 में है खोरठा हाय खोरठा। तो खोरठा हाय खोरठा में श्रीनिवास पानोरी जी क्या बता रहे हैं, चलिए समझते हैं इसके भावों को। खोरठा है खोरठा में कवि श्रीनिवास पानोरी जी अपनी मातृभाषा, जो हम लोगों का मातृभाषा, झारखंड का मातृभाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, आने के हम लोगों का मातृभाषा अगर देखा जाए तो खोरठा है, तो वो अपने खोरठा भाषा को महत्व दे रहे हैं, अपने मातृभाषा को महत्व दे रहे हैं, महत्व को बताए हैं। तो कैसे बताएं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अपनी मातृभाषा खोरठा के प्रति उदासीनता को देखकर कवि कहते हैं कि मातृभाषा ही हमारी पहचान है, यही हमारी शान है और विश्व समुदाय में इसी से हमें सम्मान भी प्राप्त होगा। कवि श्रीनिवास पानोरी जी बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को जो खोरठा के प्रति उदासीनता, मतलब उदासीन हो गए हैं, जो खोरठा बोलना पसंद नहीं करते हैं। खोरठा शुरू में तो बोला गया, लेकिन जैसे ही वे बड़े होते हैं, थोड़ा बड़े शहरों में चले जाते हैं, तो वो हिंदी या अंग्रेजी बोलना या अन्य भाषाओं को बोलना पसंद करते हैं, बट अपनी भाषा को बोलने में हिचकने लगते हैं, उसको खराब लगने लगता है। तो वो उस उदासीनता के प्रति देखकर कवि कहते हैं कि मातृभाषा हमारी पहचान है, उससे ये पता चलता है कि हम किस क्षेत्र से हैं, तो वो हमारी पहचान है, ये हमारी शान भी है और विश्व समुदाय में इसी से हमें सम्मान भी प्राप्त होगा कि हम किस क्षेत्र से हैं, उसका सम्मान भी प्राप्त होगा। उन लोगों की स्थिति तो धोबी के कुत्ते सी है जो अपनी मातृभाषा को भूलकर दूसरे को जुठन चाटते हैं। मतलब यहाँ दूसरे को जुठन चाटते हैं कहने का मतलब कवि श्रीनिवास पानोरी जी बता रहे हैं कि अपनी मातृभाषा को भूलकर और दूसरी भाषाओं को जो बोलते हैं, दूसरी भाषाओं जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उड़िया हो गया, बांग्ला और भी अन्य जो छोटे जो दूसरे क्षेत्र के भाषाओं को बोलते हैं और अपनी मातृभाषा को ज़्यादा महत्व नहीं देने लगते हैं, तो उन लोगों के लिए बोलते हैं। कवि श्रीनिवास पानोरी जी बता रहे हैं कि जो अपनी मातृभाषा को भूलकर दूसरों के जुठन को चाटते हैं, यानी कि दूसरी भाषाओं को बोलते हैं। तो इस कविता में मातृभाषा का महत्व बताया गया। लास्ट में कवि कहते हैं कि ये इस कविता में जो है मातृभाषा का महत्व बताया गया, जो पहले हम बता दें। अच्छा, इसमें कुछ अंश दिया गया इस कविता में जो है उसका कुछ अंश यहाँ पे बताया गया। धोबी के कुकुर घरेक ना घाट के, अमृत छोड़ लालसा जूठा चाट के। तो ये कविता इस तरह से इसका भावार्थ है। तो चलिए इस कविता को हम लोग सुनते हैं अपने शब्दों में। खोरठा हाय खोरठा। खोरठा हाय खोरठा रटते रहली गान, ये बातें कहाँ किंतु खोरठा भाषिक ध्यान। खोरठा हाय खोरठा रटते रहली ज्ञान, ये बातें कहाँ किंतु खोरठा भाषिक ध्यान। मायक ऊपर ममता नाय श्रद्धा भक्ति प्यार, मायक ऊपर ममता नाय श्रद्धा भक्ति प्यार। ऊ तो ये धरती ये गो रंगे डूबल सियार, देही ओढ़ल बाघे चाम दिन दुर्बल प्राण। ऊ तो ई धरती ये गो रांगे डूबल सियार, देही ओढ़ल बागे चाम दिन दुर्बल प्राण। धोबिक कुकुर घर एक न घाट के, अमृत छोड़ी लालसा जूठा चाट के। कहाँ ओकर आन सम्मान विश्व सभय स्थान। खोरठा हाय खोरठा रटते रहली गान, ये बातें कहाँ किंतु खोरठा भाषिक ध्यान। मायक ऊपर ममता नाय श्रद्धा भक्ति प्यार, यू तो ई धरती एगो रंगे डूबल सियार, देही ओढ़ल बाघे के चाम दिन दुर्बल प्राण। धोबिक कुकुर घर एक न घाट के, अमृत छोड़ लालसा जूठा चाट के। कहाँ ओकर यान सम्मान विश्व सभय स्थान। अगली कविता है कविता नंबर 34 जाग जाग। तो कवि श्रीनिवास पानोरी जी इस कविता में एक प्रेरणादायी कविता है, अर्थार्थवादी कविता है, प्रेरणा दे रहे हैं, लोगों को जगाने की बात कर रहे हैं कि अपनी ताकत को पहचानो, अपनी सामर्थ्य को पहचानो और होश में आओ। इस तरह की जगाने की प्रेरणा दे रहे हैं इस कविता में। तो इसके भावार्थ को चलिए पहले समझते हैं, उसके बाद उसके आगे की कविताओं को भी सुनेंगे। तो इसमें बता रहे हैं कवि श्रीनिवास पानोरी जी बता रहे हैं कि यह एक अर्थार्थवादी प्रेरणादायक
और ये आह्वान कविता है। मतलब ये जो कविता हम है वो एक प्रेरणादायक कविता है, आह्वान करता है लोगों से और बताता है। कवि उन सोए हुए लोगों को उनकी सामर्थ्य, उनकी ताकत से अवगत कराता है। इस कविता के माध्यम से कवि उन सोए हुए लोगों को जो अपनी सामर्थ्य या ताकत को भूल गए हैं उसको अपनी ताकत या सामर्थ्य से अवगत कराते हैं, बताते हैं जो भूल गए हैं। कवि कहते हैं कि जब आदमी अपनी सामर्थ्य को पहचान ले तो क्या नहीं कर सकता है। कवि बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने सामर्थ्य या ताकत को पहचान ले तो क्या नहीं कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। इसमें एक उदाहरण बता रहे हैं कि हिमालय भी छोटा हो जाता है, बाघ भी डर कर भाग जाते हैं। अपनी ताकत या सामर्थ्य को पहचान ले कोई व्यक्ति तो बता रहे हैं कि हिमालय भी छोटा पड़ जाता है। हिमालय जैसे उतना बड़ा पहाड़ जैसा कुछ भी इंसान या कोई भी जो हो वो भी छोटा पड़ जाता है, बाघ भी डर कर भाग जाता है। इसलिए हे मनुष्य अब जागो और अपनी सामर्थ्य को पहचानो। तो ये कवि श्रीनिवास पानोरी जी अपने कविता के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। इसमें कुछ मुख्य अंश दिए हैं, इस कविता का कुछ मुख्य अंश दिया हुआ क्या है। तोरा देख सिहरे बाघ, जेठ बने शीतल माघ, धरती फेंक शेष नाग, कुशल बुझ भूरे जाए। तो चलिए इसको हम लोग अपने शब्दों में सुनते हैं। जाग 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 भाई जाग जाग जाग, घुस्सक मारे आंधर ठैल, पथ बाधा के लाती मसेल, चालिक झटके सागर दहेल, फूके पहाड़ उड़ाए। जाग 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 भाई जाग जाग जाग, तोरा देख सिहरे बाघ, जेठ बने शीतल माघ, धरते फेंक शेष नाग, कुशल बूझ भूरे जाए। जाग 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 भाई जाग जाग जाग, मानसिक बच्चा वीर तोहूँ, तोरो देही ओहे लोहूँ, तोहूँ चिन्हे मिरिग रेहू, साप छुछुंदर खाए नाए। जाग 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 भाई जाग जाग जाग, आज आर देरी है तब कथिक, कते पलबे धर्म सतीक, कपन बांध बहरो पथिक, विजय उल्लास छाती फुलाए। जाग 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 भाई जाग जाग जाग, घुसक मारिया आंधार ठैल, पथ बाधा के लाती मसेल, चालिक झटके सागर दहेल, फूके पहाड़ उड़ाए। जाग 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 भाई जाग। अगली कविता है कविता नंबर 35, एखनु हमर काने नुपुर। कवि श्रीनिवास पानोरी जी द्वारा लिखी गई कविता है एखनु हमर काने नुपुर। ये एक रहस्यवादी और श्रृंगार भाव के बारे में बताया गया कविता है। इस कविता में जो भी बताया गया है इसके रहस्य को जानना दिक्कत है, मतलब रहस्य को जानना थोड़ा मुश्किल है। ये रहस्य के बारे अपनी याद पहले पिछली याद को बताते हैं, उसके रहस्य को जानना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ कवि श्रीनिवास पानोरी जी बता रहे हैं, इस कविता में भावार्थ बता रहे हैं कि यह एक छायावादी रहस्यवादी श्रृंगार भाव की कविता है। पहले ही बता दिए कि ये जो कविता है छायावादी रहस्यवादी श्रृंगार भाव की कविता है। कवि को अपने यौवन के वे सुहाने दिन अब भी याद हैं। कवि कहते हैं कि अपने यौवन के वे दिन, अपनी यौवनावस्था के जो वो दिन जो जिस तरह से मजाक मस्ती वगैरह जो करते थे वे सुहाने दिन या जो भी अपने प्यार को लुटाते थे वे सुहाने दिन अब भी याद हैं। कह रहा है कि अब भी अपनी प्रेयसी के नुपुर की रुनझुन कानों में सुनाई पड़ती है। कह रहा है कि अपनी प्रेमिका के नुपुर रुनझुन कानों में सुनाई दे। नुपुर का मतलब ये कुछ उसके अपने प्रेमिका के जो भी आवाज़ है, शीतल आवाज़ या उसकी अलग अलग इमेजेस जो भी है वो भी उसकी जो आवाज़ है वो उसकी रुनझुन जो है सो कानों में सुनाई पड़ती है। आज उनकी प्रेयसी साथ नहीं है और आज अभी जो है उसकी प्रेमिका अब साथ में नहीं है, पर उनकी यादें आज भी अंतःस्थल में वैसी ही हैं। लेकिन उसकी यादें जो है सो अब भी उसके मन स्थिति में, उसकी अंतः स्थिति में वैसी की ही वैसी बनी हुई है। श्रीनिवास पानोरी जी के वो अपनी प्रेमिका के साथ पहले जो रहते थे वो अपनी याद को याद करके इस कविता में बताते हैं। जैसे यौवन के दिनों में थी, मतलब वे अपने यौवन के दिनों में जिस तरह की मजाक मस्ती प्रेमिका के साथ करती थी वो सारी चीज़ें अभी भी याद है। वो किस तरह से रहते हैं नहीं रहते हैं वो सारी चीज़ों को, अपनी यादों को बताते हैं। ये इसीलिए बता दिया गया है कि यह एक रहस्यवादी श्रृंगार भाव की कविता है। वो हो सकता है उसकी प्रेमिका प्रकृति ही रही हो तो प्रकृति के साथ भी जो अपनी भावनाएं उसकी बीती यौवनावस्था में, उस यौवनावस्था की बातों को यहाँ पे रखा गया है। इस कविता के कुछ मुख्य अंश हैं, इसमें क्या है तो बताया गया कि एखनु हमर काने नुपुर रुनझुन बाजे। मतलब अभी भी, एखनु का मतलब अभी भी, आज के समय में भी हमारे कानों में नुपुर, उसके ध्वनि, उसके नुपुर यानी
जो भी आवाज़ करती थी, शीतल आवाज़ जो भी है वो रुनझुन बाजे मेरे कानों में, रुनझुन सुनाते रहता है ना। तो चलिए इसको हम लोग अपने शब्दों में सुनते हैं। एखनू हमर काने नूपुर, एखनू हमर काने नूपुर रुनझुन रुनझुन बाजे, एखनू पीपर गाछे छाहें राज किशोरी राजें, एखनू हमर काने नूपुर रुनझुन रुनझुन बाजे, एखनू पीपर गाछे छाहें राज किशोरी राजें, तुरतेक गुथल माला हाथें आँखें मिलन भाव, चिर शांतिक खोजे रूप सी सहज सुंदर ठाव, जहाँ प्रेम के नाला बोहे किरण कुमारी लाजे, चिर शांतिक खोजे रूपसी सहज सुंदर ठाव, जहाँ प्रेम के माला बोहे किरण कुमारी लाजें, जहाँ हृदय सिंधुक मांझे राज हंसनी के जोड़ा, नव कमल बने मने क मौदे कैकर खें कूके, की तट रहल आम के वने मोर मयूरी नाचें, एखनू हमर काने नूपुर रुनझुन रुनझुन बाजे। अगली कविता है कविता नंबर 36, ई दुनिया के विचित्र खेल। तो कवि श्रीनिवास पानूरी जी ई दुनिया के विचित्र खेल कविता के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं। कवि बता रहे हैं कि यह एक अर्थार्थवादी कविता है। कवि बता रहे हैं कि यह दुनिया उसी का सम्मान करती है, यह दुनिया उसी का सम्मान करती है जो शोषण करता है, ठगी करता है, मेहनत कश तो नित्य दिन अपमानित होता है, मेहनत कश तो नित्य दिन अपमानित होता है। वह बहुत मेहनत करे तो भी भर पेट भोजन तक नसीब नहीं होता है। ये दुनिया का खेल ऐसा है कि मेहनत कश तो नित्य दिन अपमानित होता है, मेहनत कश जो मेहनत करता है वो नित्य दिन उसको अपमानित सहना पड़ता है, अपमानित करता है। वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। गरीब लोग क्या करते हैं, मजदूरी जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, सभी लोगों का पेट भरता है, पेट भरता है, लेकिन अपने जो है सो भरपेट भोजन नहीं कर पाता है। ऐसी दुनिया की स्थिति है गरीब लोगों की। वही बता रहे हैं कवि जी कि वह बहुत मेहनत करे तो भी भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता। यह कैसा विरोधाभास है इस दुनिया का, मतलब इस दुनिया का कैसा विरोधाभास है। जो कि मेहनत करते हैं वो भरपेट भोजन नहीं खा रहे हैं, और जो कम मेहनत करते हैं वो भरपेट भोजन खा रहे हैं और अच्छा सम्मान भी पा रहे हैं। तो ये इस कविता के माध्यम से श्रीनिवास पानूरी जी बता रहे हैं। तो इसका कुछ मुख्य अंश दिया गया है, बताया गया है कि ई दुनिया के विचित्र खेल घटे सुधे कविक कल्पने सांझ उषाक मेल। तो चलिए इसको हम लोग सुनते हैं अपने भाव में। ये दुनिया के विचित्र खेल, ये दुनिया के विचित्र खेल बाँचे हिया ओहे जे, लूटे पारे भाई नाक मुँह रगड़े गेले पेट से बेसी नाय, घटे सुधे कविक कल्पने सांझ उषाक मेल। ये दुनिया के विचित्र शान मान इज्जत प्रतिष्ठा चूमे ओकर गोड़, राज सम्मान सुयंस कीति सांझ विहान भोर, ओकरे गोड़े विश्व सुंदरी लगवे चंदन तेल। ये दुनिया के विचित्र खेल बाँचे हिया वो है जे, लूटे पारे भाई नाक मुँह रगड़े गेले पेट से बेसी नाय। अगली कविता है कविता नंबर 37, ई जगते तुर ठोर नाय। तो कवि श्रीनिवास पानूरी जी इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि यह एक अर्थार्थवादी कविता है। कवि श्रीनिवास पानूरी जी बता रहे हैं कि ये जो कविता एक अर्थार्थवादी कविता है। ये भी रहस्य की तरह भरा हुआ है, कविता में रहस्य छुपा हुआ है इस कविता में। कवि बता रहे इस कपट भरी दुनिया में सीधे साधे लोग जो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, प्रकृति की भाषा को बूझते हैं, समझते हैं, जिनका जीवन निष्कलुम है, उनका इस दुनिया में कोई स्थान नहीं है। कवि श्रीनिवास पानूरी जी साफ साफ शब्दों में कह देना चाह रहे हैं कि इस कपट भरी दुनिया में वैसे लोग जो सीधे साधे हैं, जो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, प्रकृति की भाषा को बूझते हैं, समझते हैं कि प्रकृति क्या हम लोगों को बताना चाह रही है, उस तरह की समझ को जो रखते हैं, जिनका जीवन निष्कलुम है इस दुनिया में, जिसका जीवन निष्कलुम है मतलब वो निस्वार्थ भाव से प्रकृति की सेवा करना चाहते हैं, उनका इस दुनिया में कोई स्थान नहीं है। ये चीज़ श्री कवि निवास पानूरी जी अपने भाव में बता रहे हैं कि इस तरह का भाव रखने वाला जो है सो आज के समय में इस दुनिया में कोई उसका स्थान नहीं है। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो सूर्य के प्रकाश से रोशन होता है, तो पूरा वह दूसरे की रोशनी से रोशन होता है ना। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वह दूसरे के रोशनी से रोशन होता है। ये चीज़ बता रहा है, ये उदाहरण है एक प्रकार से
इस प्रकृति के बारे में जो बताना चाह रहे हैं उसका एक उदाहरण दिया गया है चांद से, कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, वह दूसरे की रोशनी से रोशन होता है। इस कविता के कुछ मुख्य अंश यहाँ दिए हुए हैं। तभी तोर जीवन राति भोर नाय, ई जगते तोर ठोर नाय, चांदेक आपन इंजोर नाय। तो चलिए इसको अपने भाव में सुनते हैं। ई जगते तोर ठोर नाय, ई जगते तोर ठोर नाय, और नाय छोर नाय, गावे गावे तोर नाम के शोर नाय, तभी तोर जीवन रातिक भोर नाय, ई जगते तोर ठोर नाय। तोय की बूझे भाई बन पाखिक बोली, धरा सुंदरिक मीठा हंसी, चांद सुरूज एक बात। तोय की बूझे भाई किरने का नाच बंदरिक कोरटाएं, तोय की सुनल है भाई अनंत सागरिक डाक, पीपर गाछ तरे काहे योगी, माइख के गोटे देही राख। तोय की जाने भाई चांद के आपन इंजोर नाय, ई जगते तोर ठोर नाय, और नाई छोर नाय, गावे गावे तोर नामे शोर नाय, तभी तोर जीवन रातिक भोर नाय। कविता संख्या 38। आज आइजो तोर दर्शन खातिर। तो इस कविता से ही पता चल रहा है कि आइजो तोर दर्शन खातिर कहने का मतलब आज भी तुमको देखने के लिए, दर्शन मतलब देखने के लिए। कवि श्रीनिवास पानूरी जी बता रहे हैं कि यह एक वियोग श्रृंगार रस की कविता है। वियोग का मतलब होता है ये अलग हो जाना, किसी से बिछुड़ जाना। तो उस तरह की कविता है। वो अपनी प्रेमिका या जो भी उसका दोस्ती रहा होगा किसी से, उससे वियोग हो गया है, बिछुड़ गया है। तो उसमें उस तरह की कविता है कि बिछुड़ने के बाद क्या क्या अनुभव करना पड़ता है, किस तरह से बिछुड़ने के बाद किस तरह से महसूस होता है, क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है। बताया गया कि नायक नायिका एक दूसरे से विलग हैं, यानी प्रेमी प्रेमिका जो भी है वो एक दूसरे से विलग है, बिछुड़ गए हैं। दोनों के विलग हुए एक लंबा समय गुजर गया, और दोनों को बिछुड़ने का एक बहुत लंबा समय गुजर गया है, किंतु स्मृति में पुरानी दिनों की यादें यथावत है। कह रहा है कि किंतु उन दोनों का जो जिस समय साथ रह रहा था उस समय की यादें अभी भी जो है सो यथावत है, जैसे कि तैसी बनी हुई है। पहले जिस तरह से रहते थे जो भी उसकी यादें, मतलब अभी तक स्थिति उसकी अच्छी है, यादें याद है। आज भी नायक अपनी प्रेयसी को याद कर मिलन को व्याकुल हो उठता है। मतलब आज भी नायक जो है अपनी प्रेमिका को याद कर करके मिलने के लिए व्याकुल हो उठता है कि कैसे उससे मिला जाए। आज तुम्हारी याद मात्र से मन में भावनाओं का ज्वार भाटा उठने लगता है। कवि कहते हैं कि आज तुम्हारी केवल याद मात्र से, याद करने से ही मेरे मन में भावनाओं का ज्वार भाटा उठने लगता है। ज्वार भाटा उठने कहने का मतलब पूरा जो समुद्र में ज्वार भाटा जैसे आता है उमड़, उस तरह से एकदम ऐसी भावना बन जाती है कि कैसे मिलें तुमसे, है ना। इस तरह से वो भावना बन जाती है, अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए व्याकुल हो उठता है। ये कवि श्रीनिवास पानूरी जी इस कविता में रखे हैं अपने भाव में। तो चलिए उसको सुनते हैं। आइजो तोर दर्शन खातिर, आइजो तोर दर्शन खातिर भैर आवे आँखी लोर, आइजो तोर दर्शन खातिर भैर आवे आँखी लोर, आइजो तोर रूप के छाट, आइजो तोर रूप के छटा कर पंथ जो इंजोर, आइजो तोर मीठा बोली नतुन जीवन रस, आद मात्रे प्रसन्न गात चुवे टस टस, आइजो तोर हटे पानी नतुन जवाई के भोर। यहाँ नतुन का मतलब होता है नया, नतुन का मतलब नया, कोई भी चीज़ नया। तो यहाँ पे बोल रहा है कवि जी, आइजो तोर आहटे पानी नतुन जवायर के भोर। नतुन मतलब नया। अगली कविता है कविता नंबर 39। ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई। कविता का नाम है ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई। कवि श्रीनिवास पानूरी जी बता रहे हैं कि यह भी जो है एक अर्थार्थवादी कविता है। क्या है इसके भाव, चलिए देखते हैं। बता रहे हैं कवि बता रहे हैं, आज समाज में ज़रूरत और ज़रूरतें पूरी करने वाला अर्थात उपभोक्ता और विक्रेता के बीच एक नया वर्ग खड़ा हो गया है। मतलब आज के समय में समाज में उपभोक्ता और विक्रेता के बीच, उपभोक्ता और विक्रेता कहने का मतलब उपभोक्ता जो सामान को ले रहा है और एक कोई जो सामान को बेच रहा है, उन दोनों के बीच जो एक नया वर्ग खड़ा हो गया। उस नया वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, दलाल। क्या है, दलाल और बिचौलिया। ये दलाल जो है उपभोक्ता को ऐसा साग बाग दिखाते हैं कि सीधा साधा उपभोक्ता बेचारा दिन में ही तारा देखने लगता है। हम लोग कहीं भी कुछ बड़े सामानों को, जैसे ज़मीन का खाया, अभी तो ज़मीन का दलाल इतना ही
ज़मीन के बारे में या कोई भी अन्य सामानों को जो ज़्यादा भारी भरकम हो, तो हम लोगों को दलाल के थ्रू से खरीदना होता है। तो दलाल के पास जैसे ही जाते हैं, वो दलाल या बिचौलिया जो भी है, ऐसे लोगों को भरमाते हैं कि उसका कहना नहीं। दिन में ही तारा देखने लगता है, इस तरह से वो भरमाते हैं। दलाल के बारे में, दलाल के फेर में सब कुछ गंवा बैठता है। दलाल के फेर में सब कुछ गंवा बैठता है। कवि दलालों से बचने का आग्रह करता है। तो कवि अपने कविता के माध्यम से बता रहे हैं लोगों को कि दलालों से बचो, दलालों से बचने का आग्रह करता है। ठीक, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। दलाल वाला चीज़ बहुत ख़राब ही चीज़ है। यहाँ सीधा उपभोक्ता और विक्रेता, यानी एक खरीदने वाला और एक विक्रेता जो बेचने वाला है, सीधा संपर्क होना चाहिए। खरीदने वाला सीधा विक्रेता के पास जाए, जो बेचने वाला होता है उसके पास जाना चाहिए। लेकिन यहाँ अभी के समय में क्या होता है, दलाल के बीच में फंस के रह जाता है। और दलाल या बिचौलिया जो है सो, जो खरीदने वाला होता है उसको ऐसा उसको भ्रम में डालता है, या ऐसा उसको बहकावे में लाता है कि सब कुछ अपने दाव में लगा बैठता है, गंवा बैठता है, बहुत हानि होती है। तो चलिए इसको सुनते हैं अपने भाव में। ई कुकुर गुला से होशियार रहिए भाई, ई कुकुर गुला से होशियार रहिए भाई, नाई तो हाथें का मंडल दे ही छाए, भीख मांगते हो नून चटाए, बिजली चाउक दे ही सटाए, धोती छीन गमछा पिंधाए, शहर दींगे दे तो पठाए, माएंग खाए खाए हाय हाय, दलाल सबके फेरे ऊपर देंगे राजू हेरे, जमी बारी बीच घोड़ा चढ़े साधे, दिन मोम जरा ही कुकुर गुला से होशियार रहिए भाई। अगली कविता है, आज आपन के सभ्य कहे है मानुष। कवि श्रीनिवास पानूरी जी इस कविता के माध्यम से ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि आज के लोग अपने आप को सब लोग अपने आप को सभ्य समझते हैं, पर दिखता कुछ और है। तो क्या दिखता है? अपने आप को लोग सभ्य समझते हैं, पर वो दिखता कुछ और है। तो वही चीज़ को लेकर के कवि श्रीनिवास पानूरी जी इस कविता अपने कविता के माध्यम से बता रहे हैं। तो क्या है, बता रहे हैं कि यह एक अथार्थवादी कविता है। आज मनुष्य अपने आप को सभ्य कहता है। धरती तो क्या, चांद, मंगल और शुक्र ग्रहों तक की बात करता है, किंतु आज भी उसकी काबिलियाई वृत्ति समाप्त नहीं हुई है। कह रहा है कि मनुष्य धरती तो क्या, चांद, मंगल, शुक्र ग्रहों तक की बात करता है, वहां तक की बात तक कर लेता है, किंतु आज भी उसकी अपने जो काबिलियाई वृत्ति समाप्त नहीं हुई है। काबिलियाई वृत्ति समाप्त नहीं हुई करने का मतलब अपने आप को काबिल समझना, कि हम यहाँ तक ये चीज़ प्राप्त कर लिए, वहाँ तक कुछ प्राप्त कर लिए हैं। तो इस तरह की वो प्रवृत्ति जो है अभी समाप्त नहीं हुई है। बिना मारक हथियारों के उसका काम नहीं चलता। बिना मारक हथियारों, अगर कोई भी चीज़ का बात लेकर के समझाना हो या कोई समझाना हो, तो बिना मारक हथियारों, बिना मतलब हथियार से उसका काम तो चलता नहीं है, बात शांति वार्तालाप से। फिर आगे बोले, रोज देश की सीमा रेखाओं को लेकर विवाद होते हैं, शांति की रेखाएं खींची जाती है, न्याय के नाम पर गोलियों से उड़ा दिए जाते हैं लोग। कहता है कि रोज रोज देश की सीमा जो इस देश उस देश की सीमा की रेखाओं को लेकर के विवाद होते रहता है, शांति रेखाएं खींची जाती है, शांति का वार्तालाप होता है, शांति समझौता होता है, न्याय के नाम पर गोलियों से उड़ा दिए जाते हैं। लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या, वहाँ गोली चला दिया जाता है और गोलियों से लड़ाई, मतलब अशांति ही अशांति है। और सभी लोग अपने आप को कहते हैं कि हम सभ्य हैं, वही बोल रहा है कि और अपने आप को सभ्य कहते हैं। यह कैसा विरोधाभास है? तो इसी पर एक कवि श्रीनिवास पानूरी जी टिप्पणी किए हैं। तो चलिए इसको अपनी आवाज़ में सुनते हैं। आज आपन के सभ्य कहे है मानुष, रहे है खो छोड़ संगमरमर के गगन चुंबी महले, आज उठ चलल है विषेक सीमा रेखा, आज सांझ बिहान के एक ठीन देखा। आज आपन के सभ्य कहे है मानुष, रहे है खो छोड़ संगमर में गगन चुंबी महले, आज उठ चलल है विषेक सीमा रेखा, आज सांझ बिहान के एक ठीन देखा, आज चांद लोके देवे बास उठल है विश्वास, आज सुप्रेत दिगे मानुष के टाम, किंतु बलबम बची से नहीं चल ले काम, मिलल नहीं जगतवासी के गाछ तरे विश्राम, शांति रेखा खातिर नित नतून आयोजन, नित नतून कानून शासन तंत्र परिदर्शन, देख लागे है हंसी, बातें बातें लीडर सब के फांसी, की खड़ा कर उड़वल जा है हाँ इतना जरूर सभ्य जे हाथ नाय
काटल जाहे रखत लागे। अगली कविता है कविता नंबर 41, सभ्य कहे कि असभ्य तोरा। मतलब सभ्य कहें कि असभ्य कहें तोरा, तुमको सभ्य कहा जाए या असभ्य कहा जाए। कवि श्रीनिवास पानूरी जी सभ्य और असभ्य की बातों को लेकर के कटाक्ष किए हैं और उसको समझाने का प्रयास किए हैं कि आज के लोग सभ्य हैं या असभ्य हैं, किस प्रकार से हैं, क्या है तुम लोग। तो देखिए, आज हम तथाकथित सभ्यता के उच्चतम सोपान पर हैं। आज के समय में हम लोग सभ्यता के उच्चतम शिखर तक पहुंच गए हैं, किंतु हमारा आचरण हमारे सभ्य और असभ्य होने पर सवाल खड़ा करता है। हम लोग सभ्यता के उच्चतम शिखर पर पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये आचरण जो है सो हमारे सभ्य और असभ्य होने पर सवाल खड़ा करता है। एक और भूखी जनता बिलबिलाती है तो दूसरी ओर हम विजय का उद्घोष कर यह स्वमेघ यज्ञ का आयोजन करते हैं। कहता है कि एक और भूखी जनता बिलबिलाती है, एक और अभी जनता भूखी रहती है, बिलबिलाती है, तो दूसरी ओर हम जो है सो विजय का उद्घोष करते हैं और अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करते हैं, अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। यह कैसा विरोधाभास है कि हम लोगों को जोड़ने की बजाय तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं। क्या हम सचमुच सभ्य हो चुके हैं? अपने आप को सोचने को कह रहे हैं क्या हम लोग अब सचमुच सभ्य हो चुके हैं? तो कवि श्रीनिवास पानूरी जी ये अपने भावों को इस कविता में रखे हैं, तो चलिए इसको सुनते हैं। सभ्य कही कि असभ्य तोरा, सभ्य कही कि असभ्य तोरा, करिया कही कि गोरा, तोरा पाय के धरती धन, युग युग एक विश्वास धैन, राजाक जगह नेता धैन, कविक बदल भोरा। सभ्य कहे कि असभ्य तोरा, करिया कहे कि गोरा, तोरा पाय के धरती धन्य, युग युग के विशास धैन, राजाक जगह नेता धैन, कविक बदल भोरा। सभ्य कहे कि असभ्य तोरा, शुद्ध अशुद्ध भेदा भेद, असत्य असत्य के मूले छेद, क्षुधाक कुंड अश्वमेघ, जोड़क बदल तोड़ा। सभ्य कहे कि असभ्य तोरा, करिया कहे कि गोरा। अगली कविता है कविता नंबर 42, कविता संख्या 42, जय जय जय। कवि श्रीनिवास पानूरी जी इस कविता में मातृभाषा खोरठा का जयकार किए हैं, उसका गुणगान किए हैं, उसी के बारे में बताए हैं। बोलता है कि हम खोरठा भाषी जनता खोरठा को एक बड़े फलक तक पहुंचाना चाहते हैं, किंतु इसकी राह भी बड़ी कठिन है। कहता है खोरठा को हम लोग एक बड़े फलक तक पहुंचाना चाहते हैं, इसका बहुत प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, पर इसकी राह जो है सो बहुत बड़ी कठिन है। क्या है कि हिमालय की चोटी चढ़ना जितना कठिन है, यह कैसा इतना बड़ा कठिन है कि हिमालय चोटी चढ़ना जितना कठिन है उतना बड़ा काम है यह, किंतु असंभव नहीं है। सिर्फ भागीरथ जैसी प्रतिबद्धता की ज़रूरत है। लेकिन बोला कठिन जरूर है पर असंभव नहीं है, सिर्फ भागीरथ जैसी प्रतिबद्धता। भागीरथ का यहाँ उदाहरण लिया गया है कि भागीरथ जो है सो गंगा नदी को पृथ्वी लाने में समर्थ हुए थे और बहुत तप किए थे, तब जाकर के वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर लिए थे, प्रतिज्ञा को पूरा किया था। उसी तरह से हम लोग ज़्यादा कठिन काम नहीं, असंभव नहीं है। इस तरह मतलब भागीरथ का उदाहरण देकर के बताएं कि भागीरथ जैसा हम लोगों को बनने की ज़रूरत है। इस कविता का कुछ मुख्य अंश दिया गया है। मुख्य अंश है, हमनी गिदर समय सांझ, आंधर पथ बनेक मांझ, बाघ सिंहक भय, जय 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 जय। तो चलिए इसको सुनते हैं। जय जय जय, जय 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 खोरठा भाषिक जय, जय 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 राष्ट्रभाषाक जय। हमने के दर समय सांझ, आंधर पथ बनेक मांझ, बाघ सिंहक भय, जय 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 जय। हमने खोजी हिमालय चढ़े, सोनाक सुंदर देश गढ़ेक, हमने खोजी सारग आने, धरती डूबे दूधिक बाने, भागीरथ खोजी शंख लय, जय 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 खोरठा भाषिक जय, जय 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 राष्ट्रभाषाक जय। अगली कविता है कविता संख्या 43, सत्य के टांगे लागल है। तो सत्य के टांगे लागल है में श्री कवि निवास पानूरी जी क्या बताना चाह रहे हैं ये देखिए। सत्य रूपी कुल्हाड़ी में असत्य रूपी बेंट, डंडा या मुठ, असत्य रूपी बेंट जो यानी डंडा या मुठ जो लकड़ी का बना रहता बेंट लगा है, फलस्वरूप चाहकर भी सत्य की नहीं चल पाती, असत्य की ही चलती है। कवि श्रीनिवास पानूरी जी बता रहे हैं कि सत्य रूपी कुल्हाड़ी में असत्य रूपी भेंट छुपा हुआ, मतलब सत्य जहां हम लोग बोलना चाहते हैं वहाँ असत्य मतलब छुप कर रहता है और असत्य का चलती चलने लगता है, सत्य का चलती नहीं चलता है। वो चीज़ बताना चाह रहे हैं। सब जगह विरोधाभास ही है।
एक और लोक कल्याण की भावना है, तो एक तो पापी पेट का सवाल भी है। मतलब अगर हम लोग लोक कल्याण की भावना की दृष्टि से चलते हैं और सत्य के राह पर चलते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं, तो वो ठीक है, लेकिन उससे हम लोगों का पेट नहीं भर सकता। पेट भरने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा या पापी बनना पड़ेगा। वही बोल रहा है, पापी पेट का सवाल भी है। किंतु जो वास्तव में दुनिया की भलाई चाहता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, और हम लोगों को भी चाहिए कि वास्तव में सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो वही बोल रहे हैं कि जो वास्तव में दुनिया का भलाई चाहते हैं, अंधेरे में रोशनी लाने लाने निकल पड़ता है। जो वास्तव में जो सच्चाई का राह पर चल करके दुनिया को अच्छाई की राह पर चलाना चाहते हैं, वो अंधेरे में भी रोशनी लाने निकल पड़ता है। अंधेरा में भी वो रोशनी लाने की ताकत रखते हैं। तो ये चीज़ बता रहे हैं कि सत्य एक टांगे लागल, मतलब सत्य में जो है सो असत्य रूपी कुल्हाड़ी का बेंट चढ़ा हुआ है। तो चलिए इसको सुनते हैं। अच्छा, मुख्य अंश यहाँ पे दिया हुआ है, सत्य एक टांगे लागल है, सत्य काठे के बेंट, सभे कामन भूल जैसन सूचस संगे पेट। तो चलिए इसको अपने शब्दों में सुनते हैं। सत्य एक टांगे लागल है, सत्य के काठे के बेंट, सभे काम के भूले जैसन सुअस संगे पेट, कायाक मायाक बिना जंगे नाए प्रीत, खुशी किंबा दुखेक बिना फूटे नाए गीत, सभे रस के बाढ़ निहार के एके घाटे भेंट, बेस मंदेक भाव छोड़ बाढ़े जय धीर, आंधार देशे सूरज याने पाप के बदरी चीर, आयजो गंगा पावन पवित्र खोजे जोदियो हेठ, सत्यक टांगे लागल है आ सत्यक काठे के बेट, सभे काम के भूले जैसन सुयस संगे पेट। अगली कविता है कविता नंबर 44, हम रोपली धान। कवि श्रीनिवास पानुरे जी इस कविता के माध्यम से देखिए क्या बता रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि यह एक अथार्थवादी कविता है। बता रहे हैं कि यह एक अथार्थवादी कविता है। आगे बोल रहे हैं, बहुत आशा से हमने व्यवस्था बनाई थी, पर अपेक्षा से निराशा ही मिली। कवि जी बता रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत आशा से व्यवस्था बनाई, पर निराशा ही मिली। असामाजिक लोगों के हाथों में व्यवस्था चली गई है और हमारा भरपूर शोषण हो रहा है। असामाजिक लोगों के हाथों में, असामाजिक लोगों के हाथों में कहने का मतलब जो भ्रष्ट हैं, जो समाज के फॉलोवर नहीं हैं, उन लोगों के हाथों में हमारी जो व्यवस्था जो बनाई थी वो उसके पास चले गई और हमारा भरपूर शोषण हो रहा है। हम लोगों का भरपूर तरीके से शोषण किया जा रहा है। जिससे नेताओं का राज हो गया, वो भरपूर हम लोगों का नेता क्या कर रहे हैं, हम लोगों का भरपूर शोषण कर रहे हैं। तो यही श्रीनिवास पानुरे जी ये अपने कविता के माध्यम से बताएं। इसका कुछ मुख्य अंश दिया हुआ है, देखिए क्या। हम रोपली धान फूटल मांडरा, जोदी दूगो बाइल सेटो भैली आगरा, गुंडा खात इज्जत बंधक दिने भूतेक डरा। तो चलिए इसको सुनते हैं। हम रोपली धान किंतु फूटल मांडरा, जोदी दूगो बाइल सेटो भैले आगरा, कैसन पानी बरसल कैसन परल रोद, कैसन भावा बोहल कैसन परल शीत, कौन पापी छाहुर परल बापे बेटे झगड़ा, टूट परल बांद्रे के दल रोवा लेल फूच, बाहर करल जैसन चेंग पेनाक सारी कूच, गुंडा खाते इज्जत बंधक दिने भूतक पहरा, हम रोपली धान किंतु फुटल माड़रा, जोदी दूगो बाइल सेटो भेल आगरा। अगली कविता है कविता नंबर 45, मानुष खोजे है आयजो अपन रास्ता। मतलब मनुष्य यानी आदमी आयजो अभी भी अपन रास्ता खोजता है। क्या खोजता है, तो कवि श्रीनिवास पानुरे जी देखिए अपने भावार्थ यानी कवि अपने कविता का भावार्थ में बताए हैं कि आज मनुष्य ने बहुत तरक्की कर ली है, पर आज भी मानवीय मूल्यों का सर्वाधिक क्षरण हुआ है। आज मनुष्य नशे में चूर होकर अपने सही लक्ष्य को, अपने सही राह को ही भूल गया है। आज के समय में मनुष्य नशे में चूर होकर अपना सही लक्ष्य को, यानी सही लक्ष्य क्या होना चाहिए उस चीज़ को भूल करके, और सही राह को, सही राह में किस राह में हम लोगों को चलना है उस चीज़ को भी भूल गया है। यह ठीक ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति ठूंठ के नीचे बैठकर सुखद छाया की कामना करे। यहाँ एक उदाहरण देकर बताया गया है कि यह ठीक ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति ठूंठ के नीचे, जहाँ वैसे ठूंठ पेड़ के नीचे अगर बैठ करके और बोलें कि हम लोग एक सुखद छाया का अनुभव हो, तो ये कैसे होगा, ये कामना पूरा नहीं हो सकता। तो इस तरह का बात बता रहे हैं। मानुष खोजे है आयजो अपन रास्ता में। कुछ मुख्य अंश इसका दिया है। उस कविता का मुख्य अंश क्या है, ठूठ गाछ तरें बेश का मतलब बेठ, ठूठ गाछ तरें बेठ, गढ़े सरग सुंदर राज, बैठ रहल ये बांध पीठे भरल पोस्ता, मानुष खोजे है आयजो अपन रास्ता। तो चलिए इसको अपने सुनते हैं अपने आवाज़ में। मानुष खोजे है आयजो अपन रास्ता।
मानुष खोजे है आइजो अपन रास्ता, ऐसे तो बनल है अनगिन रास्ता। आज तक जकर ऊपर मानुष चलल, किंतु कहाँ पाइल। आइजो खोज रहल है, चुइल है आपन नोच रहल है। ठूठ गाछ तरें बेट गढ़े स्वर्ग सुंदर राज, चढ़े उन्नतिक शिखर ऊपर बढ़ रहल है बांध पीठे भरल पोस्ता। आइजो मानुष लक्ष्य से दूर, अपन निसे चूर मिलाइल रहल ये पशुक सुरें सूर। बन गेल है क्रूर, टूट चलल है हिम्मत, बिखर चलल व्यवस्था। आइजो अपन रास्ता, मानुष खोजे है अपना आइजो अपन रास्ता, ऐसा तो बनल है अनगिन रास्ता। आइजो तक जकर ऊपर मानुष चलल है, किंतु कहाँ पाइल। आइजो खोजे रहल है